दिल्ली को मिलेगी और बिजली। बवाना पावर प्लांट से होगा 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन। खराब लाइनें 10 दिन में होंगी ठीक। बिजली मंत्री ने खराब हालत के लिए कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नहीं बचा है कोई विपक्ष, लेकिन हम फिर भी करेंगे सबसे राय मशवरा। संसद में जेटली और रूडी का कांग्रेस पर कटाक्ष। कांग्रेस का पलटवार, कौरवों से लड़ने के लिए 44 पांडव ही काफी। कुल्लू हादसे में बाकी छात्रों की तलाश जारी। कई पीड़ित परिवार लारजी डैम और इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। हिमाचल सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए किया 1.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। केंद्र सरकार ने बदायूं गैंग रेप और हत्या के मामले में सीबीआई जांच को दी हरी झंडी। चौतरफा दबाव के बाद यूपी सरकार ने की थी सिफारिश। कराची एयरपोर्ट पर 2 दिनों के अंदर दूसरा आतंकी हमला। इस बार आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों के कैंप को बनाया निशाना। प्रायोजक रंजीत रॉकी स्टाइलिश इनर्स, आर प्योर मसाले, सबका राजा आर प्योर मसाला और नॉर्का मसाले। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि यह है प्रश्न का। लगभग 4 से 6 घंटे लाइट जा रही है और पानी का तो ये बुरा हाल है कि अव्वल तो आ नहीं रहा और आ रहा है तो पीने लायक नहीं है वो। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन आ गए। 10 साल में जो पीक डिमांड है, हम 5600 मेगावाट तक इसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको मीट किया करते थे। 2010 के बाद तो कोलैप्स हो गई दिल्ली गैस। इवन रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयर्स के डिसीजन सब पेंडिंग पड़े रहे। शीला दीक्षित सरकार वाहिद रूप से जिम्मेदार है। दिल्ली में बेशुमार परेशानियां हो रही है, खूब टेलीविजन दिखा रहा है। इन्होंने क्या करा? अभी तक ये जागे ही नहीं। इसमें सीधी सीधी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से की व्यवस्था दे के गई थी। डॉक्टर साहब हम ये कहने आए हैं कि भाई जब से आपकी सरकार दिल्ली में आई है, पता नहीं दिल्ली को ग्रहण लग गया है। 49 दिन की सरकार के दौरान बिजली के बिल भी लोगों के आधे हो गए थे और लगातार बिजली भी आ रही थी। उन्हीं ट्रांसमिशन लाइन्स में बीजेपी की सरकार बनते ही बिजली कहां चली गई, ये उनको बताना पड़ेगा। कि 49 दिन तुमने या राज करने की बजाय बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स को ठीक करने की बजाय, बिजली के ट्रांसफार्मर्स के लिए मीटिंग करने की बजाय प्रदर्शन तुम क्यों करते रहे? दिल्ली का पारा आज भी 47 डिग्री तक जा पहुंचा और ऐसी भीषण गर्मी में देश की राजधानी बिजली के लिए आज भी तरसती रही। सड़क से लेकर संसद तक बिजली कटौती का मुद्दा गूंजा, लेकिन राहत न मिली। उधर बिजली सियासत का अस्त्र भी बन गई है। केंद्र सरकार ने 10 दिनों में बिजली किल्लत से निपटने का वादा किया तो शीला सरकार के कार्यकाल पर ठीकरा फोड़ा। तिलमिलाई कांग्रेस ने भी पलटवार किया, कहा कि शीला सरकार के दौर में दिल्ली में कभी इतने इन्वर्टर्स नहीं बिके। सियासत का पारा चढ़ता गया और दिल्ली में कई इलाकों की जनता गर्मी के बीच हाथ से पंखा झलती रही। अब सवाल यह है कि गर्मी में तो हर साल बिजली की खपत बढ़ती है, तो आखिर 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के पसीने छूट गए? दिल्ली की कमान तो उपराज्यपाल नजीब जंग के पास है, तो क्या जंग साहब के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है? ऊर्जा मंत्री ने आज कई बैठकें की, घंटों माथापच्ची चलती रही। कहा जा सकता है कि दिन भर प्रश्नकाल का आज का विषय दिल्ली में गूंजता रहा। भीषण गर्मी में बिजली को तरसती दिल्ली। और यह भी कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल में आज का हमारा सवाल भी दिन भर दिल्ली और एनसीआर में पूछा जाता रहा। सवाल यह कि दिल्ली में गहराया बिजली संकट क्या पिछली सरकार की, यानी कि कांग्रेस सरकार और उसके बाद 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी? और आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKPY अगर आपका हां है जवाब, और PKPN अगर आपका जवाब ना में है। मैसेज कीजिए
1818 पर। और मेरे साथ इन सवालों के, आपके सवाल और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ दिल्ली की शीला जब सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, वित्त और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव शक्ति सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी, जबकि स्टूडियो में उपभोक्ता मामलों की मैगजीन कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर श्रीराम खन्ना हमारे साथ हैं। और अपने सवालों की शुरुआत करने से पहले कुछ लोगों के जो सवाल हमारे पास आए हैं वो आपके सामने पेश करता हूं। दिल्ली से पेशेवर ग्राफिक्स डिजाइनर गौरव ने अपना सवाल पूछा। क्या सवाल था, सुनिए। मेरा नाम रजत सिंह है और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। सब लोगों की तरह मेरी भी हालत इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ही खराब है, क्योंकि बिजली आती नहीं है टाइम से, उसकी वजह से पानी नहीं आता। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि वो इस समस्या का कब समाधान करेंगे, हमें बिजली टाइम से कब मिलेगी। ये गौरव नहीं, रजत थे और दिल्ली से ही गोविंद सिंह रावत ने अपनी बात कही। क्या कह रहे हैं, सुनिए। बिजली के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दो दिनों से जो बिजली की किल्लत बढ़ रही है दिल्ली के अंदर में, बच्चे परेशान है, पूरी जनता हाहाकार मच रहा है। और इसकी जो सही मायने में जो जिम्मेदारी रही है वो पिछले जो सरकारें थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की है या कांग्रेस की थी। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, कोई कांग्रेस की जिम्मेदारी, कोई आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी, कोई मौजूदा केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी तो बता रहा है। लेकिन शक्ति सिन्हा, मुझे एक आसान साधारण भाषा में, ताकि आम दर्शक को भी ये समझ में आए, ये किल्लत, ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्या बिजली उतनी नहीं है या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज इतने ज्यादा हैं? दिक्कत कहां पर है? देखिए, बिजली तो पर्याप्त मात्रा में दिल्ली में उपलब्ध है, बिजली की कोई कमी नहीं है दिल्ली में। मगर हाँ, इन्वेस्टमेंट जितने होने चाहिए थे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में और ट्रांसमिशन नेटवर्क में, और जो मेंटेनेंस चाहिए थी, क्योंकि हमारे सिस्टम से काफ़ी ओवरलोडेड है, दिल्ली की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और सिस्टम उतना नहीं ले पा रहा है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं किए, रूटीन मेंटेनेंस में कुछ कमी रही है पिछले कुछ दिनों में, उसके चलते जब स्टॉर्म आया, 10 टावर गिर गई, काफ़ी वायर्स कट गए, तो इसलिए यह किल्लत हुई है। वैसे जैसे मैंने कहा, ओवरऑल आप देखेंगे तो दिल्ली में कभी भी बिजली की कमी नहीं रहती है। दुख की बात है कि क्योंकि सिस्टम से वीकनेस आ गई है कुछ दिनों से, इसीलिए घर घर तक बिजली हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो बिजली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि मौजूदा बिजली भी हर एक के घर में जा सके। ऐसा क्यों हो रहा है, शैलजा जी? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं कि घर में नहीं जा सके, वो बात नहीं है। अब थोड़ा आपके व्यूअर्स को मैं समझाना चाहूंगी। ऐसा है कि एक जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज होती है। जनरेशन तो दूसरे स्टेट से भी प्रबंध किया गया है, 80% तो बाहर से आता है, 20% दिल्ली अपना जनरेट करता है, अपना जो छोटे है उनके प्लांट्स। अब क्या होता है कि वो जो टावर्स है जहां से वो ट्रांसमिशन जो नीचे जाता है, अगर वो उनके लिए रिडंडेंसी बोलते हैं, आपने नहीं उसका प्रबंध किया, तो फिर जब ऐसी कोई संकट आ जाती है तो जरूर ये कोलैप्स हो जाता है। आप देखेंगे कि नॉर्थ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहां के टावर्स में डैमेज हो गए थे, वायर्स भी खराब हो गए थे, 400 पोल्स डैमेज हो गए थे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पर जो शक्ति जी कह रहे थे वो तो बहुत गंभीर बात कर रहे थे। मैं शायद थोड़ा डेवलप करूंगी उनके पॉइंट को। अभी की बात नहीं, 10 साल से जरूरत थी कि ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था रिडंडेंसीज को डेवलप करने के लिए, ताकि ऐसे कभी भी नौबत आ जाए तो आपके पास बैकअप है। वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो बिजली है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कहा कि आपको घरों तक पहुंचाना है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने कहा कि अब तो गैस का प्राइस भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि वहां से जनरेट होते हैं अब दिल्ली वाला, या अगर हमें बाहर से लेना हो या अगर हमें कोल बेस्ड लेना हो, सबका जो सब में प्राइस राइज हो गई है। आपको फेयर प्राइस हमें देना है। जो दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन है, पूरी कमीशन है,
और उनके पास पूरी स्वतंत्रता है और उनके पास स्टैट्यूटरी पावर्स है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है जो भी इस कमीशन की नहीं मैं बात कर रही हूं, 10 साल से उन्होंने पब्लिक को नाराज नहीं करने के लिए सिर्फ टैरिफ पे कंसंट्रेट किया है। उनकी ड्यूटी ये भी है कि कितना वो कैपेक्स माने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करना है वो ट्रांसको ने कितना किया, जनरेशन के कंपनीज में कितना किया, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना किया, वो किया नहीं, ये समझ के कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर टैरिफ के ऊपर असर पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ गया मैम। वो जो सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए सिस्टम में उसकी प्लानिंग हुई नहीं। मैं आपकी बात समझ गया मैम। मैम आपकी बात समझ गया। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बात समझा रही हैं, मैं थोड़ा समझ पा रहा हूं, थोड़ा ही समझ पा रहा हूं, और आम दर्शक शायद बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। मैं सादी भाषा में डॉक्टर खन्ना आपसे ये पूछूं, उत्तरी दिल्ली पूर्वी दिल्ली का जिक्र किया शैलजा चंद्रा ने कि वहां पर दिक्कत ज्यादा है, वहां पर व्यवस्था नहीं बनाई गई, किस तरह से बिजली घर तक पहुंचे। जो इलाके ज्यादा बुरी तरह से ग्रस्त हैं इस बिजली संकट से, मयूर विहार फेज 1, फेज 2, लक्ष्मी नगर, शादरा, कल्याणपुरी, शकरपुर, पांडव नगर, त्रिलोकपुरी, बाबरपुर, सीमापुरी, भजनपुरा, उत्तम नगर, जनकपुरी, तिलक नगर, द्वारका, पालम, महिपालपुर, चांदनी चौक, सदर बाजार, कमला नगर, ये मोटे मोटे इलाके हैं। मुझे एक चीज बताइए, इन्हीं इलाकों में दिक्कत क्यों आती है? नई दिल्ली में जहां सरकार के कर्ता धर्ता बैठते हैं वहां बिजली का संकट क्यों नहीं आता, इन इलाकों में क्यों आता है? देखिए, मैं इसके कारण बता रहा हूं आपको। पहले मैं शैलजा चंद्रा जी की बात का समर्थन करते हुए बताना चाहता हूं, एक तरफ तो राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी ने पिछली गर्मियों में क्या कहा था कि साहब आपने बिजली का संकट ला दिया प्राइवेटाइजेशन करके, तो आज क्या बीजेपी प्राइवेटाइजेशन को रिवर्स करना चाहती है रूलिंग पार्टी बनके? इस सवाल का जवाब मुझे तो मिला नहीं। दूसरा, इनकी इलेक्शन कैंपेन जब बीजेपी की शुरू होने वाली थी तो बीजेपी के जो चेयरमैन थे दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि हम 50% बिजली का टैरिफ घटा देंगे। बिल्कुल। और जो जिनको बनाया गया उनकी जगह पे उन्होंने कहा नहीं, हम 30% घटाएंगे। हाँ। अच्छा, उधर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो दस्ताने पहन के, रबड़ के, और बिजली काटती बिजली जो कट गई है उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार है, और पब्लिक को कह रही है बिल मत दो, ये रेट ज्यादा है। हाँ। अच्छा, यदि आप बिजली के मुनासिब दाम नहीं दोगे तो क्या वो टावर जो हैं जिनकी जरूरत है इन इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए, क्या वो अपने आप खड़े हो जाएंगे, मुफ्त में खड़े हो जाएंगे? देखिए, आज समय आ गया है राजनीतिक दलों का को बेनकाब करने का। ये सब दोगले हैं, बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। क्यों नहीं मिलकर कहते कि पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा, गरीब आदमी को सब्सिडाइज करेंगे, और जो गरीब नहीं है उसको जितनी खपत उस हिसाब से जितनी खपत है और जितना उसका आप ऑडिट करो, खपत करोगे ज्यादा पैसे दो, कम खपत है कम पैसे। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन की गवर्नमेंट में एक अच्छा काम किया कि इन कंपनियों को ऑडिट करवा दिया, क्योंकि हमारे को शक है कि ये कंपनियां कहीं हेराफेरी कर रही हैं अकाउंट्स में अपने, और दिखा रही हैं ज्यादा खर्चे और है कम। ये एक बार क्लियर हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा, दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम, अगर आपका जो खर्चा है 5 रुपए तो हमसे 5 रुपए लो, 3 रुपए तो 3 रुपए लो, परंतु जो बिजली इस्तेमाल करता है दिल्ली में, जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक ये सामना उसको करना पड़ेगा। और देख लीजिए, आप किसी और प्रदेश में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, बाकी प्रदेशों में चले जाइए, देहात में 10-10 घंटे बिजली आती ही नहीं है जी। यहां तो अभी गर्मी के कारण नहीं आ रही ना, वहां तो कभी आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि लोग बिल अपना पूरा देने को तैयार नहीं है और सरकार बिजली का दाम बढ़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वोट कट जाएंगे उसके। देखिए, वोटों की राजनीति को अगर आप एक तरफ रख दें और प्रासंगिकता देखकर जो मुनासिब दाम है वो सब लोग दिल्ली के बिजली खपत करने वाले दें, तो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी जैसे यूरोप में है। एक जमाना था, नहीं मुंबई में है, नहीं मुंबई कहां बिजली कटती है? मुंबई में आप किसी बिजली की दुकान पर जाओगे तो वहां इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर है नहीं, मैं रहा हूं मुंबई, बिकता ही नहीं है। एक बार 1.5 मिनट के लिए बिजली कहते हैं ये इन्वर्टर क्या होता है, पब्लिक को पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि बिजली जाती ही नहीं है। यूरोप में चले जाइए आप, यूरोप में चले जाइए, दूर की कौड़ी है, हमारे देश में मुंबई जैसी नगरी है। बड़े नम्रता से हाथ जोड़ के सभी राजनीतिक नेताओं को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक दूसरे की उठापटक से अलग होकर और एक मत हो जाइए कि जो सही बिजली का दाम होगा उसको जब दाम बढ़ेगा तो आप सड़क पे आके और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं राजनीतिक हथियार ना बनाएं, ये बिजली का जो ये खेल है ना, राजनीति का खेल, इससे हम दूर हटें। शक्ति सिन्हा साहब, आपके पास मैं आता हूं, लेकिन राजस्थान से हमारे एक दर्शक हैं मोहम्मद अकमल अंसारी, उन्होंने हमें फोन किया, क्या कहा उनकी बात सुन लेते हैं।
तो क्या देश की जनता को हक नहीं है? किसी भी सरकार, बीजेपी का ठेका नहीं है, किसी भी सरकार से पूछने का हक नहीं बनता है कि भाई आपने 7 सालों में क्या करा। 7 सालों में आप ना तो पानी की व्यवस्था को दूर कर सक रहे हैं, न लाइट की व्यवस्था को दूर कर सक रहे हैं, न सड़क की व्यवस्था को दूर कर सक रहे हैं। करा क्या आपने 7 सालों में? उधर सोशल वेबसाइट फेसबुक पर करण पुरोहित ने लिखा है कि बिजली संकट के लिए अगर पिछली सरकार दोषी थी तो उसके कार्यकाल में यह संकट इतना बड़ा क्यों नहीं था। ये अलग अलग राय हमें मिल रही है शक्ति, लेकिन मेरा सवाल अभी भी एक सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगा। मैंने बाकायदा सारे इलाके गिनवाए, इन इलाकों में रसूखदार व्यक्ति नहीं रहते हैं। अगर मैं ये कहूं वहां पर सरकार के मंत्री नहीं रहते हैं, वहां सांसद और विधायक नहीं रहते हैं। क्या यह वजह है कि यहां बिजली कट जाएगी जहां पर ये तमाम करता धरता होते हैं वहां बिजली क्यों नहीं कटती? मुझे एक चीज ये समझाइए। मैं 1 मिनट सर शक्ति जी के पास आ रहा हूं, आपके पास आता हूं। शक्ति नहीं, इसमें 2 पॉइंट है। एक तो जरूर है कि न्यू दिल्ली एरिया स्पेशली सर्व्ड होता है, उसके पास स्पेशल लाइंस हैं, तो इसलिए बाकी जगह ब्रेकडाउन होता है वहां हम सप्लाई करते रहते हैं बिजली। वो तो यहाँ खास आदमी रहते हैं, बाकी जगह आम आदमी रहते हैं, यही है ना बात? वहां आज से नहीं, यहाँ एकदम से आज की बात नहीं है, पिछले 50 साल से ये चली आ रही है बात प्रथा, और उनको बिजली भी सस्ती मिलती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बट उसके अलावा बहुत एरिया में अभी बिजली ठीक है, जैसे आपने कुछ एरिया गिनाया है, बाकी बहुत एरिया जहां आम आदमी जनता रहती है वहां बिजली ठीक है, क्योंकि कुछ एरिया में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उतना इन्वेस्ट नहीं की है। इसलिए जमुना पार्क जो एरिया आपने गिनाया या द्वारका गिनाया, वो सब एरियाज में पर्टिकुलर कंपनीज उतना इन्वेस्ट नहीं की है, वो डिमांड नहीं ले पा रहा है। अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टम का लाइफ होता है, सिस्टम को हम फ्लॉग कर रहे थे। हर ट्रांसफार्मर को हम चलाते हैं आज भी 90% प्लस पर ऑल द टाइम। वो एक दिन ब्रेकडाउन करेगा, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये हमको सोच के चलना है। एकदम सही श्रीराम जी ने कहा, फिजिकली सस्टेनेबल अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा, आज न हो कल ब्रेकडाउन जरूर होगा, ये हमको मान के चलना है। और अगर उसमें हम पॉलिटिक्स लाते हैं, जैसे देखा गया पिछले 1.5 साल में केवल टैरिफ इशू बन गया, तो मेंटेनेंस छूट गई, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं हुआ छूट गया। आज प्राइस कौन पे कर रहा है? दिल्ली का उपभोक्ता प्राइस पे कर रहा है इसके लिए ना, बिजली की ये आदत डलवा दी है ना तुमको तकलीफ नहीं। शक्ति जी, नेताओं ने हमें आदत डलवा दी है, खैरात की राजनीति, बिजली सस्ती कर देंगे। अरे ये बताते नहीं बिजली दोगे कि नहीं, सस्ती कर देंगे, 4 घंटे दोगे, सस्ती है, उसका किसी को क्या फायदा? श्री राम जी को जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, जब शीला दीक्षित कह रही थी कि मैं आपको 24 घंटे बिजली दे रही हूं और अगर पूरा बिजली 24 घंटे लोगे तो 6 घंटे का बिल थोड़ी ना मैं आपसे लूंगी, वो बात किसी को समझ नहीं आई और उसको वोट देके बाहर निकाल दिया। आज आप आए हो तो आप दुरुस्त करके दिखाओ इसी दाम पे। जितना दाम आज की तारीख में है, यदि ये नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बिजली कंपनियों के पास पैसा नहीं आएगा। या तो सरकार एलोकेट करे, सरकार कहां से देगी पैसा? गरीबों को सब्सिडाइज करना एक जायज बात है, पर जो 4 एयर कंडीशनर चला रहे हैं उनकी बिजली कौन सब्सिडाइज करे? दूसरी बात, नई दिल्ली में क्यों? एक बहुत बड़ा कारण है उसका कि दिल्ली में प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां 3 हैं, एक टाटा की और 2 अंबानी की, वो सारी दिल्ली को घेरती हैं, परंतु एक चौथी भी है जिसका नाम है एनडीएमसी। नई दिल्ली के क्षेत्र में जिसकी बात आप कर रहे हो, वहां बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन एनडीएमसी के पास है, इन प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास नहीं है। क्यों? वो एक अलग म्युनिसिपल बॉडी है, उसने शुरू से 50 साल से वो इस काम को कर रही है और वो सुचारू रूप से कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया छोटा है, वहां बिजली की चोरी नहीं होती, हर मीटर का बिल वो कलेक्ट करते हैं और वहां और संयोग से वहां पर सरकार भी है और प्राइवेट कॉलोनीज भी हैं, तो और की छोटी जगह है, वो ज्यादा बेटर मैनेज्ड है। तो ये भी एक कारण है जिसको हमें, इसमें भी हम कुछ सबक ले सकते हैं क्या? मैं आपके पास आ रहा हूं शैलजा जी। ट्विटर पर मैं बता दूं आपको, रमन राव हैं, उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार से कुछ अलग करने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई है। क्या इस बात में आपको दम लगता है कि आज जो पीयूष गोयल ने कहा है कि नहीं, पिछले 10 साल में तो सिर्फ 400 मेगावाट का उत्पादन हुआ, कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, आप भी मुख्य सचिव रही हैं, आरोपों में दम है या महज आरोप है? देखिए, मैं तो मिनिस्टर साहब ने जो भी कहा उसके ऊपर आर्गुमेंट खड़े करने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने जो भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, वो तो ऑफिसर्स ने उनको दिए होंगे, वो सही होंगे, पर अगर आप तो ये सही है, तौर पे क्या ये सही है कि दिल्ली में, मैम क्या ये सही है कि पिछले 10 साल में दिल्ली में 400 मेगावाट का ही इजाफा हुआ है बिजली उत्पादन की बात करें तो? किल्लत है तब भी 5200। आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं। नहीं, अगर आपको सुनना नहीं तो फिर ठीक है, मत बुलाइए आप चैनल में।
नहीं मैम, होता क्या है कि थोड़ा डिले होता है, क्योंकि आप ओबी पे बैठी हुई हैं, मेरी आवाज आप तक आने में 3-4 सेकंड लग जाती हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा कट रहा है। मेरी जी, बात जी बताइए। मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने मुझे मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव के तौर पे बुलाया है, तो मुझे जो जानकारी है वो तो पेश करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको समझाना चाहती हूं कि ये जो डिमांड है वो दुगना हो गया है 10 साल में। हर साल 10% बढ़ता जा रहा है। जैसे शक्ति जी कह रहे थे कि जब तक आप मेंटेनेंस के ऊपर और नए टावर्स के ऊपर, नए ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, हर वक्त आप पब्लिक अपीजमेंट में लगे रहेंगे, जो भी सरकार मैं कहूंगी। और जो अभी जो 6 महीने पहले जो गए हैं, जब कहा था कि 50% हम कम करेंगे, ये तो बिल्कुल एक, मैं कहती हूँ, इर्रिस्पॉन्सिबल बात कर। और लोगों में इतना उत्सुकता था, मुझे जो लोग मिलते थे कहते थे 50% कम कर दिएंगे, कर पाएंगे ना, कर पाएंगे ना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, छोड़िए इन बातों को। मैम आप फिर आप 49 दिन की बातें गिनवाने लगी। मैं 10 साल का सवाल पूछ रहा हूं। 10 साल में आप कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो तो नहीं की गई ना, ये बात कंसीड करेंगी क्या? क्या आप, मैंने सुना नहीं क्योंकि बीच में आप फिर बोले। नहीं, वो तो मैं बोलूंगा मैम, मेरा फर्ज है और सवाल मैं पूछूंगा, वो मेरा हक है, सवाल मैं तो पूछता रहूंगा। मालूम नहीं आपने क्या कहा ना, प्लीज तो आप रिपीट थोड़ा, कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट करूंगा। आप जो बात कह रही हैं कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, आप आम आदमी पार्टी के 49 दिन का लेखा जोखा दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 साल जो शीला सरकार के 10 साल थे, 15 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल की, 10 साल में क्या किया गया? देखिए, मैं तो उनके लिए आलोचना नहीं करूंगी। मैं मुख्य सचिव थी 2004 तक ही। 10 साल का उन्होंने जो भी काम अच्छा या बुरा किया, मैं यहाँ उनकी वकालत नहीं करूंगी। पर आप समझ लीजिए कि दादरी भी आ गया है, झज्जर में भी आ गया है, बवाना भी आ गया है, प्रगति भी आया है। इसको आप कम मत मानिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिदायत से हुए हैं। दूसरी जो बात है कि आपको नई बातें सोचने पड़ेंगी। टाइम ऑफ द डे मीटरिंग यूरोप में होता है, जरूर करने पड़ेगा, ताकि जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो आपको दुगना रेट्स लेने पड़ेंगे। जिन लोगों के पास 6 एयर कंडीशनर्स है, वो अपने आप एक एयर कंडीशनर पर आ जाएंगे, अगर उनको दुगना तिगना 4 गुना पैसा देना पड़े। पर ये रिपोर्ट मेरे पास जब मैं पावर मिनिस्ट्री में थी, ये मैं बता रही हूं, 25 साल पहले ये रिपोर्ट मिला था। 25 साल से किसी सरकार ने नहीं सोचा है कि भाई ये टाइम ऑफ द डे मीटरिंग की एटलीस्ट मेट्रोज में बहुत अवश्य है। मैं 1 मिनट सर, 1 मिनट, टाइम ऑफ द डे मीटरिंग की आप बात कर रहे हैं, साथ ही साथ शक्ति जी आपका ही सुझाव है कि जो अगर आपको बिजली कटौती करनी है वो रोटेशनल बेसिस पे की जाए, कि भाई एक तो वो फिक्स एक तय सीमा हो कि 2 घंटे काटनी है, 3 घंटे काटनी है, और रोटेशनल बेसिस पे काटी जाए। मैं पलटकर आप ही के सुझाव को थोड़ा पलटकर आपके सामने पेश करूं। रोटेशनल बेसिस पर सरकार के करता धरता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने लगे तो दिल्ली की बिजली समस्या क्या खत्म नहीं हो जाएगी? बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं, रोटेशनल का मैं बात इसलिए किया था कि अगर लोड शेडिंग करना ही पड़े तो ट्रांसपेरेंट मैनर में करना चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या बात है, कब तक जाएगी, कब तो तैयारी करे। पर जैसे शैलजा जी ने कहा था, दिल्ली में किया गया टाइम ऑफ डे मीटरिंग, पर बहुत लिमिटेड वे में किया गया है। और ये सरकार की उतनी गलती नहीं हमारे रेगुलेटर की है। हमारे रेगुलेटर्स अपना काम करना बंद कर दिए हैं, एब्डिकेट कर दिए हैं। उनके पास कानूनन पूरी इंडिपेंडेंस है, वो देखें कि इन्वेस्टमेंट हो, मगर वो इतना डरते हैं टैरिफ बढ़ाने से, इतना डरते हैं, पॉलिटिशियन के दबाव में आते हैं, जबकि उनको काम करना चाहिए जनता के हित में, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट देके दाम बढ़ाते नहीं है और फिर इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। या टाइम ऑफ द डे मीटिंग जब किए भी हम 100-200 लोग के लिए किए दिल्ली में, 20% बढ़ाया रेट, उससे क्या होगा? आप बढ़ाइए, ऐसा बढ़ाइए कि जो पीक आवर में इस्तेमाल करे वो एक्चुअल प्राइस पे बिजली जो उस समय वो दे, ताकि लोड जो हमारा लोड कर्व होता है वो थोड़ा फ्लैटन हो जाए, तभी बाकी लोग को भी फायदा होगा। क्योंकि जो सरप्लस पावर है, जी एक चीज समझाइए, हम विदेश की बात करने लगते हैं, यूरोप में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। जो बात श्रीराम खन्ना साहब के साथ भी मैं चर्चा कर रहा था, हमारे पास मुंबई की मिसाल है। मुंबई में ये सब कुछ हो पाता है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि दिल्ली में हम नेतागण की बात जल्दी मान लेते हैं ना। दिल्ली शहर है, बड़ा पॉलिटिकल शहर है। हाँ, यहाँ राजनीति दिल्ली में अगर ये श्री राम खन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बॉम्बे में जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो BSES की, टाटा कंपनी की है। और आप अगर टाटा कंपनी की BSES की जो टाटा पावर वाली एरिया देख लीजिए तो उसमें मैनेजमेंट की क्वालिटी दूसरे इलाकों से बेटर है, ये मैं मानता हूं। एक है, इन्होंने कहा रेगुलेटर की ड्यूटी जो है वो पूरी नहीं हो रही है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने लोड शेडिंग पे रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई बिजली कंपनी बिना नोटिस दिए अनशेड्यूल्ड पावर कट करती है तो उसे कंज्यूमर को हर्जाना देना पड़ेगा। और कितना हर्जाना देना पड़ेगा बिल में, ये रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। आज तक किसी कंपनी ने दिया कोई हर्जाना? किसी एक कंज्यूमर को, एक आम बेचारा कंज्यूमर ही हर्जाने भरता रहता है। एक कंपनी ने एक पैसा नहीं दिया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कंपनियां जिम्मेदार हैं, परंतु उससे ज्यादा जिम्मेदार रेगुलेटर है और उससे ज्यादा जिम्मेदार वो सरकारें हैं जिन्होंने इस अपनी कुर्सी में बैठे हुए इस रेगुलेशन को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। आज करियर इंप्लीमेंट, रेगुलेशन बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा? लोगों के और बहुत सवाल हैं। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मेरी मजबूरी आप समझेंगे खन्ना साहब। शक्ति सिन्हा हमारे साथ बने रहेंगे, शैलजा चंद्रा हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और IBN 7 पर हम दर्शकों की राय सवाल उठाते रहेंगे। प्रश्नकाल जारी है ब्रेक के बाद भी। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आज हम बात कर रहे हैं भीषण गर्मी में बिजली को तरसती दिल्ली की। पिछले करीब 10 दिनों से देश की राजधानी में हो रही घंटों की बिजली कटौती ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बिजली न आने से लोग पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं और गुस्साए लोगों की शिकायत है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इतने लाइट के लिए परेशानी हो रही है कि आए 5-5 घंटे 6-6 घंटे ना हमें पानी मिल रहा है, ना हमें बच्चों को मतलब परेशानी इतनी हो रही है। आजकल खसरा निकल रहा है। लाइट 5-5 6-6 घंटे तो आप रात को काट लेते हैं, उसके बाद अगर मौका मिलता है तो 2-3 घंटे दिन में भी काटते हैं। कई बार हम लोगों ने BSES के दफ्तरों में कंप्लेंटें करी है, BSES की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पिछले 1 महीने से और 1 हफ्ते के बीच में कुछ ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। और परेशानी अगर इतनी ज्यादा हो जाएंगी तो फिर कहाँ तक कितना बंदा बर्दाश्त करेगा? ये संकट तो बहुत बड़ा है जी। संकट तो इतना बड़ा कि दिल्ली बदनाम हुई, आम आदमी तेरे लिए। लाइट कभी जाती नहीं थी, ना तो यहाँ सरकार है, ना ही हमारी कोई सुनने वाला है। परेशानी तो है जी, गर्मी के दिन चल रहे हैं। गर्मी में सबसे दिक्कत ही लाइट और पानी की है। जब लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? 24 घंटे में तो 8 घंटे लाइट नहीं होती। जब सुबह शाम पानी चलाने का टाइम होता है तो लाइट ही नहीं होती। लाइट पानी का दिक्कत ही दिक्कत है। क्या लगता है, आप लोग शिकायत करते कुछ समाधान निकल सकता है? क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, क्या अपील करते हैं? हम सरकार से कुछ अपील नहीं करते क्योंकि हम थक गए कई सालों से। बिजली की समस्या यही वही पुराना घिसा पिटा राग, परेशानी, दिक्कत। आप बताइएगा, लाइट नहीं है, कितनी दिक्कत होती है? लाइट नहीं है, हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और हम कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। 5 to 6 आवर्स अप्रॉक्स लाइट जाती ही जाती है यहाँ पे कंटिन्यूस, और रात भर से भी लाइट नहीं आई है। बिजली नहीं आती तो पानी की समस्या भी बढ़ जाती है। आज पानी आया ही नहीं सुबह और अब आएगा नहीं दिन में। पूरे दिन पानी के लिए परेशान रहेंगे सब। कंटिन्यू रात को 10 बजे से लाइट कटी हुई है और हमने 3 बार से 4 बार कंप्लेंट की। कंटिन्यू 2 बार यही बोला गया कि आपको 2 घंटे में बिजली मिल जाएगी। बट आप देख रहे हैं मेरी फैमिली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, बट कोई रिजॉल्व नहीं मिला है। लाइट नहीं है तो लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, बच्चे जो है परेशान है, छुट्टियां चल रही हैं, घर पे हैं, लेकिन ना पढ़ाई हो पा रही है, ना बाहर जा पा रहे हैं। तो कुल मिला के जो आम जनता है, एक परिवार की अगर बात करें घर में, तो बिजली ना होने की वजह से काफी ज्यादा संकट बढ़ जाता है। देखिए, चांदनी चौक का हाल मैं जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए, चांदनी चौक में कितनी बिजली जा रही है 24 घंटे में? लगभग 4 से 6 घंटे लाइट जा रही है और पानी का तो ये बुरा हाल है कि अव्वल तो आ नहीं रहा और आ रहा है तो पीने लायक नहीं है। बिजली ना होने से चांदनी चौक में व्यापार के ऊपर व्यापारियों का दम घुट रहा है, क्योंकि छोटी गलियां हैं, जो अपना छोटी गलियां हैं, व्यापारी आ नहीं रहे और पसीने में तर है। 4 से 6 घंटे जो बिजली कटौती हो रही है और उसकी वजह से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। मैडम, यहाँ पर बिजली की क्या समस्या है? यहाँ पर बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। टाइम बे टाइम बिजली चली जाती है, जिससे बच्चों को भी और सबको काम पे जाने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। तूफान के बाद तो बहुत तगड़ी समस्या रही है। ये कभी तो 10 मिनट के लिए आती है, 10 मिनट के बाद चली जाती है। हम तो ये कहेंगे ये बिजली कंपनी लूट कंपनी है जो लोगों को खा रही है। सुबह के टाइम जाती है ज्यादातर, जबकि मोटरों चलाने का और काम का मेन काम ही उस समय होता है, उस समय जाती है। देखिए, लाइट कभी भी चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता। खास करके सुबह जब पानी आता है उस टाइम लाइट नहीं होती।
ये मेरे सामने एक हाई टेंशन टावर है। ये टावर 30 तारीख से गिरा पड़ा है। 8 से 10 टावर इस तरह से गिर चुके हैं। 3 लाइनें खराब हो चुकी है। इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट एरियाज में काफी ज्यादा किल्लतें देखने को मिल रही है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हम आपको जायजा देने की कोशिश कर रहे थे। एक ही तरह की आवाज, लोग परेशान हैं, नाराज हैं, गुस्साए हुए हैं, असहाय हैं। बिजली के लिए वो तरस रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर श्रीराम खन्ना, शक्ति सिन्हा और शैलजा चंद्रा। और आगे सवाल का जो ये सिलसिला है इसे बढ़ाऊं उससे पहले आपको रांची के डॉक्टर सुधांशु सिन्हा ने हमें फोन पर क्या कुछ कहा ये सुनवाते हैं। जो वर्तमान सरकार है वो बिजली की समस्या के लिए क्या करने वाली है। जब हम बिजली बिल समय से भरते हैं तो हमें पूरी बिजली क्यों नहीं मिलती, और जब देश की राजधानी को बिजली नहीं मिल पा रही तो गाँव की स्थिति क्या होगी। अगर देश की राजधानी का ये हाल है, बाकी देश के हिस्सों में क्या कुछ हो रहा होगा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हमने आरोप प्रत्यारोप बहुत कर लिए यहां पर। शैलजा जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा, एक बड़ा कदम क्या उठाया जाए? देखिए, ये बातें हम हर साल यही चर्चा होती है, यही आरोप होते हैं, यही नाराजगी होती है। एक बिग टिकट आइडिया क्या करना चाहिए तत्काल प्रभाव से दिल्ली में कि ये बिजली की समस्या खत्म हो, खत्म ना हो तो कम हो? एक नहीं, दो बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आउटेजेस जो हो रहे हैं, लोगों को कॉलोनी वाइज बिल्कुल पता होना चाहिए कितने घंटे के लिए किस समय से किस समय आप काटने वाले हैं। लोग अपने आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे। ये अनसर्टेनिटी से बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा आता है और किल्लत भी बहुत हो जाती है। नंबर 2, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो आपको मेंटेनेंस का काम और नए कैपेक्स का काम की जरूरत है, उसकी तो पूरी एक टाइम टेबल होना चाहिए। अगर पीरागढ़ी में डिले इतना हुआ है, हर्षनगर में डिले हुआ है, तो किसी न किसी वजह से हुआ है। वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स करेंगे, क्यों डिले हुआ, अपने आप लोग इसमें सीरियसली काम करेंगे। किसी न किसी लेवल पे यहाँ डिसीजंस में या पैसे देने में या कुछ तो करने में डिले हुआ है। नहीं तो ये दोनों, मैं सिर्फ 2 मिसाल के तौर पे दे रही हूँ आपको जी। तो अकाउंटेबिलिटी करने ही पड़ेगी, नहीं तो ये तो बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, तो लोगों को सफर करने पड़ेगा। बिल्कुल जवाबदेही तय करनी होगी। और इसमें जो आप बता रही हैं शैलजा जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें इन्वॉल्व कि आपको इलाके के किसी इलाके में आप रहने वाले हैं, आपको बता दिया जाए कि रात को 8 बजे से 10 बजे कटेगी या 10 से 12 कटेगी। जितने भी देर आपको पता तो हो कि इस वक्त बिजली कटेगी, मैं अपने इन्वर्टर्स फुली चार्ज रखूं या मैं कोई और इंतजाम करूं। और ऐसा क्यों नहीं हो पाता, आपकी राय क्या है? शक्ति सिन्हा, इस पर आने से पहले IBNखबर.com पर आशीष दवे ने लिखा है, बड़ा दिलचस्प। उन्होंने कहा है कि नई सरकार और पुरानी सरकार में क्या सिर्फ चेहरे बदलते हैं, क्योंकि समस्याओं पर उनके बयान एक जैसे होते हैं। बड़ी सटीक टिप्पणी की है। आपकी राय इस पर और आपकी सलूशन। शक्ति। नहीं, एकदम जैसे श्रीराम जी ने कहा, रूल्स रेगुलेशंस हैं, मगर क्योंकि हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज आदत नहीं है कानून को फॉलो करने की, उनको जो इंडिपेंडेंस दिया गया, स्वतंत्रता दी गई है, वो किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो कानून के हिसाब से चले। उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि सब उपभोक्ता को बिजली मिले, रीजनेबल प्राइस पर मिले। कोई नहीं कह रहा फ्री मिलेगी, रीजनेबल प्राइस पर मिले, जो प्राइस है उस प्राइस पर मिले, मगर पर्याप्त मात्रा में मिले। और ये नहीं कि मैं आज के बारे में केवल सोचूं। जब तक हम अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल की ना सोचेंगे तो कैसे काम बनेगा। ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स है, कैपेक्स बहुत मेजर होता है। एक एक सब स्टेशन में कई 100 करोड़ खर्चे होते हैं। तो इसको सोच के काम करना है। यहाँ डिमांड बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है, इतने और हाउसिंग यूनिट्स आने वाले हैं। आई मस्ट प्लान फॉर इट और इम्प्लीमेंट इट। अगर वो हम नहीं करेंगे तो बार बार हम क्राइसिस मोड में जाएंगे। फिर कहेंगे भाई कटिंग करना पड़ रहा है, फिर कहेंगे मॉल्स में लाइट बंद कर दो, दिन में एसी बंद कर दो। ये सब में हम फंसे रहेंगे और जो एक्चुअल है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसको छोड़ के क्राइसिस मैनेजमेंट में फंसते हैं। बिल्कुल, हम गोल गोल घूमते रहेंगे। और ये जो मुफ्त की आदत जो हो जाती है, मुफ्त में दरअसल बिजली कभी नहीं मिलेगी। शक्ति जी, मुफ्त में मुसीबत मिल सकती है, बिजली नहीं मिलेगी। ये बात भी एक आम जनता को समझाने की भी जरूरत है। बस संदीप जी, इस बात में ना सरकार को छोड़िए, पॉलिटिशियन को छोड़िए, हमारे रेगुलेटर्स क्यों बिहेव करते हैं? उनको तो इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैं तो आम आदमी को भी लेकर आना चाहूंगा। शक्ति, आम आदमी भी, हमें भी कहना होगा कि भैया मुफ्त में मत दो कुछ,
वाजिब पैसे ले लो और बाकायदा दो बिजली, हमें नहीं चाहिए, आपकी खैरात नहीं चाहिए। नहीं, पर जो गरीब आदमी है उनको सरकार सब्सिडाइज करे, हाँ उसमें क्या दिक्कत हाँ, है? वो चीज अलग, एक सिस्टम तो बनाइए ना। नहीं, परंतु जैसे शक्ति सिंह जी ने कहा, जब तक आप आज की तारीख में, पब्लिक तो दूर, पहले तो नेताओं को एजुकेट कीजिए। अरे रूलिंग पार्टी जो है उसका दिल्ली का प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा था कि हमारी पार्टी आएगी तो हम बिजली का दाम 50% कम कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने 30 कह दिया था, तो क्यों? तो उससे ज्यादा बताएंगे उससे पूछो ना कि तुम कैसे कर दो, बताओ कौन सा प्लान है तुम्हारे पास। हमारे पास तो नहीं है। नहीं, हम भी तो बहक जाते हैं ना डॉक्टर खन्ना, आम जनता भी तो बहक जाती है कि एक ने 30 कहा, दूसरे ने 50, कि कोई बात नहीं दे दो। हम ये नहीं पूछते बिजली कंपनियां कह रही है कि हमें और बढ़ाओ। हाँ, अरे ये कहां ले जाएंगे हमारे को नेता? आपका सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर उनका ऑडिट ठीक तरह से हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि हेराफेरी नहीं कर रही बिजली कंपनियां, तो रेगुलेटर उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, करंट एक्सपेंडिचर्स, बाकी पार्टियां क्यों नहीं करती? आम आदमी पार्टी पे तमाम आरोप लगे हैं और वाजिब भी हैं, वो भाग गए अपनी जिम्मेदारी से। वो एक लेकिन कम से कम एक राजनीतिक सवाल है, लेकिन उन्होंने कम से कम एक ऑडिट तो कराया। बहुत बढ़िया किया। क्यों नहीं कराते? बाकी लोग क्यों नहीं कराते? ऐसा है कि हर काम में होने में से पहली बार होती है। प्राइवेट कंपनियां सरकारी ऑडिट से घबराती हैं। रिलायंस की पेट्रोलियम कंपनी घबरा रही है सरकारी ऑडिट से, तो उनकी जो पावर कंपनी है वो क्यों नहीं घबराएगी? वो तो कल्चर है उनकी कंपनी का। तो जब समय लगेगा, जब सरकार क्लियर कर देगी, हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया ऑडिट होगा, सरकार क्लियर कर देगी ऑडिट होगा, तो ऑडिट होगा। ऑडिट का मतलब क्या है? पब्लिक के पैसे ले रहे हो आप, हिसाब दो, खर्चा कितना किया और तुमने कमाई कितनी की है। और पब्लिक को यह भी बताने की जरूरत है कि अगर मुनाफा होता है इन कंपनियों को, तो वो मुनाफा अंबानी और टाटा की जेब में नहीं जाता है, वो री इन्वेस्ट होता है, क्योंकि उनको तो सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल मिलता है। बिल्कुल, वो प्रॉफिट नहीं बना सकते बिजली के व्यापार से। कम से कम एक पारदर्शिता होनी चाहिए पूरी प्रक्रिया में। और दिल्ली में रहने वाली गृहिणी है पुष्पा ने, उन्होंने सवाल किया है। क्या है सवाल, सुनते हैं। गर्मी की इतनी प्रॉब्लम है, ये बत्ती तो आती नहीं है, 2 दिन 3 दिन है, 3 बार 4 बार, सारे रात को 12 बजे से तक आती है, सुबह शाम को आती है, कभी 1 घंटा 2 घंटा, फिर बत्ती चला जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और गर्मी इतनी पूछे मत, जब बत्ती नहीं, लाइट नहीं होंगे तो पानी कहाँ से आएगा। और आपको हरियाणा के अंबाला भी लिए चलेंगे। यहाँ पर हरजाब सिंह हैं, बास्केटबॉल के कोच रह चुके हैं। इन्होंने हमें फोन किया, अपनी बात कही, क्या कहा सुनिए। था कि पंजाब में या हिमाचल में तो सर्दी पड़ती है, इतनी जरूरत नहीं है पंजाब में 2 घंटे का कट लग जाए, और यही जो कट लगता है वो बिजली उधर चल जाए दिल्ली में, उन लोगों को सहूलत हो जाएगी और हमारा कुछ नहीं, ऐसी इतनी देर में कुछ नहीं होगा। तो आपने गृहिणी की आवाज सुनी शैलजा जी, आपने एक कोच की बात सुनी। हम अगर थोड़ा सा मैं चर्चा और बढ़ाऊं, सिर्फ दिल्ली की बात ना करूं, हम एक अखिल भारतीय स्तर पर इस समस्या का समाधान ढूंढने को तैयार क्यों नहीं है? एक नेशनल ग्रिड, कुछ राज्य हैं, गुजरात की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, 24 घंटे वहां दावा किया जा रहा है कि बिजली आ रही है। कई जगह पर जो ये प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डिस्कॉम्स, आपको कहिए 3 राज्य ऐसे हैं यहां पर ये प्रॉफिट में है। ये एक पूरे देश में हम कोई तालमेल, कदम ताल क्यों नहीं कर पाते हैं बिजली के संकट से उबरने के लिए? क्योंकि हर वक्त हमें पब्लिक और वोट से ही अपनी दृष्टिकोण उसी के साथ लगी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी तक इतने राज्यों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर को क्यों दे रहे हैं? अगर ये होगा तो नेचुरली उसका जो असर पड़ेगा वो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पड़ेगा। इसका तो करने को तो उपाय सबको मालूम है, करने के लिए क्षमता होनी चाहिए, वो नहीं है। क्यों दिक्कत सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक नफा नुकसान हावी हो जाता है हर फैसले पर? शैलजा जी प्लीज आप रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान ही आंका जाता है कि ये फैसला इसलिए लेंगे कितनी वोट मिल जाए, इसलिए ये दिक्कत है? नहीं, ये बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रॉब्लम है। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने एक मैं क्या कहूं, एक
नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें किसी को दखल फिर देने की एक आवश्यकता नहीं आनी चाहिए। इस वक्त हर एक स्टेट है कंकरेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पर इतनी इंटरडिपेंडेंसी है कि आप खुलेआम एक एक स्टेट के ऊपर छोड़ेंगे तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं उसके लिए जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वगैरह काम कर रहे हैं उसके साथ बिल्कुल एक प्लान्ड तरीके से करने पड़ेगा। और हमारी जो कैपेसिटी बढ़ रही है उसमें कोई माने बढ़ तो रही है, ये नहीं कि बिल्कुल सब कुछ ठप है। हमारी एनटीपीसी तो देखा जाए तो सबसे वर्ल्ड में भी मानी जाती है कि एफिशिएंट कंपनी है और इतना हाई पीएलएफ देता है। यहां दिल्ली की बात आप करेंगे तो हमारे तो जो लॉसेस हो रहे थे थेफ्ट से और जो ट्रांसमिशन लॉसेस 60% थे वो 15% पे आ गए हैं। 30,000 करोड़ का फायदा तो पब्लिक के ही जेब में वापस चला गया है ना, एक हाथ से नहीं तो दूसरे हाथ से तो गया है, क्योंकि नहीं तो वो पैसा हम डेसू को और डीवीपी को दे रहे थे सरकारी तौर पे। तो बेनिफिट्स तो हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, पर एक तो पब्लिक को मालूम होना चाहिए टाइम से कि क्या हो रहा है। ये जो हुआ है स्टॉर्म वो एक नेचुरल डिजास्टर माना जाना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त आप स्टॉर्म की एक्सक्यूज ले ले। नहीं, स्टॉर्म की एक्सक्यूज की बात नहीं है। प्रॉब्लम है किस हद तक ये मेंटेनेंस की प्रॉब्लम। नहीं, स्टॉर्म की तूफान आ गया, आंधी आ गई, चलो इसको तो हम थोड़ा बहुत मान भी लें, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं, उस बात को भी अब तक सिस्टम करेक्ट क्यों नहीं हो पाया। लेकिन दरअसल शक्ति, अगर हम बड़ी तस्वीर यहां खींच रहे हैं तो बिजली को लेकर हमारी कुछ इस तरह की क्या एक मानसिकता है कि जैसे मानो एहसान कर रही हो सरकार कि बिजली दे रही है तो एहसान कर दिया, थोड़ी चली भी गई तो ऐसी क्या हाय तौबा मचाने की जरूरत। और ऐसे में मुझे याद आता है ऊर्जा मंत्री थे, उत्तर भारत में सबसे बड़ा पावर कट होता है, उनको किसी तरह की कोई डांट फटकार या जिम्मेदारी तय करने के बजाय उनको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी देश का गृह मंत्री बना दिया गया उस पावर कट के बाद। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात आप बता रहे हैं, बट नहीं, अब उल्टा हो गया। अब ऐसा हो गया कि हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं पावर कट्स के बारे में, बिजली के प्राइस के बारे में। इतना तक हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप मुझे बिजली ना दे 6 घंटे और मैं जनरेटर चलाऊं और उस पर डीजल खर्चा करूं, इकोलॉजी के लिए खराब है, मेरा खर्चा बढ़ गया। उस सब था कि आप टैरिफ बढ़ा दीजिए, मुझे 24 घंटा बिजली दीजिए, इकोनॉमिकली हमें ज्यादा वो फायदा होता है। मगर क्यों नहीं ये बात हम समझ पा रहे हैं और इतना शॉर्ट टर्म 3 महीना 6 महीना की सोच रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है। नहीं, शक्ति, इसमें एक और चीज समझाइए, एक और चीज समझाइए। मुझे 2008 का वो वाकया याद आता है कि सरकार ताक पर लगा दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील के लिए, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा, मेरी जानकारी गलत हो सकती है, मुझे जो जानकारी है हमारे बिजली की जो डिमांड है उसका 2% से ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकता न्यूक्लियर एनर्जी से। हम उसके लिए सरकार को ताक पर लगा देंगे, बाकी बिजली कहां से जनरेट होगी उसकी चर्चा मात्र नहीं होती, उस पर कभी होल्ला नहीं होता, हाय तौबा नहीं मचती, ना जानकारी दी जाती। क्यों? करेक्ट। नहीं, वही एकदम सही आपने कहा। सिविल न्यूक्लियर डील स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बट उसको सेल करने के लिए मनमोहन सिंह जी ने इसको बड़ा पुश किया। अगर उसका आधा एनर्जी वो लगाते कोयला के फील्ड में, हमारे कोयला का दाम बढ़ते जा रहा है, क्वालिटी बहुत खराब है। अगर हम कोयला इंपोर्ट करें इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कुछ कमी आ रही है। अगर कोयले के फील्ड में ट्रांसपेरेंसी आती, पारदर्शिता आती, प्राइवेट प्लेयर्स को हम आने देते, पुश करते कंपटीशन को, तो बहुत फर्क पड़ता। जो अभी जो प्रेशर है टैरिफ पर वो नहीं होता। अगर प्रेशर टैरिफ पर नहीं होता तो अच्छे काम जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट के काम है, उससे हम काफी पुश कर सकते थे। बट ऐसा हमारा दिमाग फंस चुका है टैरिफ पर, उसके आगे हम सोच ही नहीं रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज की टैरिफ हम रोक रहे हैं और कल के हम कंज्यूमर को दिक्कत पहुंचा रहे हैं। जो अब हो रहा है हमारे दिल्ली में, सिस्टम हमारा क्यों इस पोजीशन में पहुंचा है? क्योंकि 5 साल 2006 से 11 हम बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ने दिए। 5 साल तक। क्या कोई मुझे बता दे कि 5 साल पर तनख्वाह नहीं बढ़ा के बैठा है? हम क्या कहते हैं अपने एम्प्लॉयर को, आखिरी सवाल, मेरा तनख्वाह मत बढ़ाओ। डॉक्टर खन्ना, आखिरी सवाल, क्या हम बिजली को आज भी दरअसल एक लग्जरी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं? क्या हम भूल जाते हैं कि अमेरिका में जितना एडवांस हुआ, यूरोप में अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, वो आई थी बिजली की बिना पर। आज भी बिजली अगर 10 घंटे नहीं आ रही है गांव देहात में, दिल्ली में 8 घंटे बिजली नहीं आएगी, तो हम कौन से सपने देख रहे हैं कि हम सुपर पावर बन जाएंगे? देखिए, किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति का एक द्योतक है कितनी बिजली खपत होती है, क्योंकि बिजली से कारखाने चलते हैं, घर चलते हैं, किसान के ट्यूबवेल चलते हैं और बाकी मशीनें चलती हैं।
तो बिजली एक एसेंशियल चीज है हमारी आर्थिक प्रगति के लिए, ये हमें मान के चलना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जो फैक्ट्रियों को बिजली की जरूरत है वो घरों से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फैक्ट्रियों में लोगों की नौकरियां डिपेंड करती हैं। जो दफ्तर हैं वो क्यों बंद, वो उनमें बिजली नहीं होगी तो वो काम क्या होगा। बिल्कुल। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बिना बिजली के क्या इंटरनेट चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं तो ये मानता हूं कि राजनीतिक दलों में आपस में एक राजनीतिक सहमति बननी चाहिए कि बिजली के इश्यूज पर हम राजनीति नहीं करेंगे और जो सही चीज है उसको मान के और एक ही नीति बनाएंगे। अगर ये मान जाएं अगर राजनीतिक दल, तो मुझे लगता है कि देश भर की बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। ज्यादातर राज्यों में बिजली बोर्ड्स के ऊपर करोड़ों रुपए का नुकसान पड़ा हुआ है जी, और फिर भी वो सस्ती बिजली बांटे जा रहे हैं जी। ये कब तक चलेगा ये मुझे नहीं समझ में आता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीराम खन्ना, शक्ति सिन्हा, शैलजा चंद्रा, आप तीनों का बेबाक राय रखने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दर्शकों की राय हम बताने वाले हैं। सवाल उठाते रहेंगे, प्रश्नकाल जारी है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, एक कोशिश आपकी तीखी राय और सवालों का जरिया बनने की। हमें फेसबुक, ट्विटर और IBNखबर.com पर लगातार आपकी राय और सवाल मिल रही है। और IBNखबर.com पर मनोज पंधे ने लिखा है कि नई सरकार से रातों रात चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी है, बिजली संकट सुलझने में वक्त लगेगा। उधर सोशल वेबसाइट फेसबुक पर सुरेश कुमार आर्य ने लिखा है कि अगर बिजली वितरण का काम फिर से सरकारी नियंत्रण में करवाया जाए तो क्या समस्या सुलझेगी। और अब बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था, दिल्ली में गहराया बिजली संकट, क्या पिछली सरकार की नाकामी है? और अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 70%, आप में से 70% लोगों का जवाब हां है, जबकि 30% कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब फॉरवर्ड प्लानिंग या कहें भविष्य की तैयारी, दिल्ली या NCR में बिजली की कमी का यही एकमात्र रास्ता है। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन वो बढ़ती आबादी के साथ बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 या 10 सालों की तैयारी नहीं करती हैं। इसे करने की जरूरत है। नए बिजली घर क्यों नहीं खोले जाते? बिजली कंपनियों के कामकाज भी ठीक निगरानी से क्यों नहीं, उन पर निगरानी क्यों नहीं रखी जाती है? बिजली पर राजनीति करने वालों को चुप क्यों नहीं करवाया जाता? एक तूफान, और जैसे कि दिल्ली की बिजली निगल गया, क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि 10 दिनों में तूफान का असर ना कम कर सके? इन प्रश्नों पर आप सोचिए। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।